In the last class we discussed the objectives of HRP. देखो क्लास में जितना डिस्कशन होता है और अगर ओरल मार्किंग होता है, हमको नहीं लगता है कि जो क्लास में ध्यान से सुन रहा है उसको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा. ठीक है, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. असाइनमेंट बोल रहे हो, ठीक है, असाइनमेंट तो होगा ही, क्लास टेस्ट वगैरह होता रहेगा, बट राइटिंग में कभी भी आपका वो स्किल डेवलप नहीं करेगा न्यू चीजों के लिए, मेरे हिसाब से, मेरे सब्जेक्ट में, जितना कि तुम ओरल अगर एग्जाम होगा तो उसके लिए पढ़ोगे. ठीक है, क्योंकि सबके सामने खड़े होकर के बोलना में थोड़ा सा इज्जत की भी बात हो जाती है ना, तो ठीक से पढ़ोगे. असाइनमेंट तो लिख लिखा करके छाप छुपा के दे दोगे, है ना, तो दैट इज नॉट द वे. हम आके ओरल लेंगे, क्लास में लेंगे, इसके बाद अप्रैल चल रहा है, इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद मार्च देंगे. I told you that when you come to my class, please revise the previous thing. It will take only 15 minutes. That's it. Last class में क्या डिस्कस हुआ? पूरे क्लास में सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्कस हुआ, right? That objective consists of hardly 10 points. That's it. You can revise 8 or 10, 9 points, whatever. So you can revise it at home anyways. That will take just 15 minutes. So student हैं आप लोग, थोड़ा सा स्ट्रेस लेके काम करना सीखिए. इतना इजी गोइंग नहीं होता है सब चीज. अभी लिखिए, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग एचआरपी. पहले ये फैक्टर्स लिखो, उसके बाद इंपॉर्टेंस लिखो. अनीशा इज सेइंग कि मैम एक पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में जो नहीं समझ में आया, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम. इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होता है. जब तुम लोग किसी ऑर्गन, जैसे बीबीए कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, मे बी एमबीए के बाद जाओगे, अगर बीबीए के बाद जाओगे तो मैनेजरियल पोस्ट पे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा. बट इफ यू गो आफ्टर एमबीए यू विल बी डायरेक्टली रिक्रूटेड टू अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट. इन दैट केस जब आप मैनेजर बन जाते हैं 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद, जब you are important to the organization. Managerial function क्या है? 5 functions of management. ये 5 functions आप परफॉर्म करते हैं. ये functions आपको दिखता नहीं है. प्लान किया आपने, कितना प्लान किया, इसकी कोई डिग्री नहीं है. You know the degree to which you have planned, or the degree to which you have directed your subordinates, or the degree to which you are planning for staffing of the people in the organization cannot be planned. उसमें मैनेजर के डेवलपमेंट के लिए यानी तुमको कोर्स कराया जाता है, तुमको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, कि तुम और बेहतर कैसे करो. Nowadays the trend has been changed to behavioral importance. आप ओला बुक करते होंगे तो आप ये देखते होंगे ना कि ओला में कितने सारे एलिमेंट्स पर रेटिंग मांगी जाती है. गाड़ी साफ थी कि नहीं, was your car clean, was your driver on time, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो did driver deny pickup or you denied, you expected a short, या फिर कस्टमर सर्विस, किसी भी चीज की कस्टमर सर्विस, ठीक है, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस या अदर सर्विसेज, तो इसमें बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंस है. तो बहुत सारे मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो एक्सेलराइज जमशेदपुर चलाता है, IIM अहमदाबाद देती है, IIM कोलकाता देती है. वो जनरली स्पॉन्सर्ड होता है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही अपने मैनेजर्स को भेजती है, क्योंकि वो कोर्स थोड़ा महंगा होता है, 3-4 लाख ऐसे होता है, और वो डेवलपमेंट के लिए, ताकि मैनेजर और बेहतर होके आएगा तो क्या होगा, वो बेहतर मैनेज करेगा ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इसका खर्चा ऑर्गेनाइजेशन बेयर करती है, इसीलिए उसका भी प्लानिंग एचआरपी में होता है. ठीक है, कि अभी किस मैनेजर को भेजना है, उसका क्या कॉस्ट लगेगा, फिर किस मैनेजर को, क्योंकि ये पैसा ज्यादा होता है इसलिए इसका प्लानिंग करना जरूरी होता है. ओके, राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग एचआरपी. पॉइंट नंबर 1, टाइप एंड स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टाइप and strategy of organization.
Second, organizational growth cycle and planning. Growth cycle and planning. Third, environmental uncertainties. Fourth, time horizons. Time horizon. Time, HORIZON. Time horizon. Next, type and quality of forecasting information. Type and quality of forecasting information. Next, nature of type and quality of forecasting information. Next, nature of jobs being filled. Nature of jobs being filled. किस तरीके का जॉब भरा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, kind of vacancy is there. And next, outsourcing. Outsourcing. ये हम समझा देते हैं, ये लिखवाएंगे नहीं, ये हम इसलिए समझाएं ताकि एचआरपी का थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें हम लोग को. What is the first point? Type and strategy of organization. देखो, ऑर्गेनाइजेशन दो तीन तरीके की होती है और जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी उस तरीके की उसकी एचआरपी होगी. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरीके से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं होती. ओके, पहला होता है बडिंग ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन एकदम बडिंग है यानी मार्केट में नई नई आई है. आपने देखा होगा कि पैंडेमिक के टाइम पे, during the time of pandemic there were many women entrepreneurs who started their own business. जैसे स्टिचिंग करती हैं या कुर्ती बनाती हैं उसको, और अब डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म एक इजी प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक पे या बाकी नेटवर्किंग साइट्स पे आप उसका ऐड दे सकते हैं. राइट, ऐड दे सकते हैं तो एडवर्टाइजमेंट पे भी पैसा उतना खर्च नहीं होता है. These are budding organizations. These have small resources. कम लोग रहते हैं. जो लेडी ऑर्डर रिसीव कर रही है ऑनलाइन, वो ही लेडी मान लो 10 लोग मिलकर के ही ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं. ठीक है. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? Is it group of people? Is it group of people? What do you mean by group? What do you mean by group? ग्रुप में जब तुम ग्रुप कहते हो, 2 or more people, don't say group. 2 or more people who work towards a common objective, that will be known as organization. So organization का मतलब तो 2 या 2 से ज्यादा लोग हो गए जो एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं. तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें क्या होता है कि आप अलग से बहुत ज्यादा एचआरटी नहीं करते, है ना. सेम आदमी ऑर्डर ले रहा है, सेम आदमी ऑर्डर शायद बना भी रहा होगा, वो ही शायद या कोई और स्टिचिंग कर रहा होगा और उसको उसका पैकेजिंग करके उस पे स्टिकर, लेबल सब कुछ कर रहा होगा. जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा एचआरपी करने में बिलीव नहीं कर, मतलब उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता है कि वो अलग से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के एक्टिविटीज को कैरी आउट करें. क्या हो रहे थे? वो कैरी आउट करें. ओके, लेकिन रनिंग ऑर्गेनाइजेशन माने नहीं, रनिंग ऑर्गेनाइजेशन माने वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो अब मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू अ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं.
अब वो मार्केट में बडिंग से थोड़ा ग्रोइंग पे आ गई है, रनिंग ऑर्गेनाइजेशन। डिमांड थोड़ा सा हो गया है। डिमांड क्या, पहले तुम समझो कि उसका प्रोडक्ट एक्सेप्ट किया जा रहा है ना, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो। मेक माई ट्रिप का नाम सबको ही जानते हैं, ईज माई ट्रिप का नाम सब जानते हैं, गो आईबीबो सब जानते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी तो है जो बिहार में ऑपरेट कर रही है, जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, है ना, बहुत सारी होंगी। So when their product, they are rendering services, right? So when their products and services are being accepted by the society, that then in that case they become running organization. जब ऑर्गेनाइजेशन रनिंग होती है तो उसके एचआरपी में चेंज आता है, तब आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को थोड़ा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर रहा है कि नहीं? आपको स्टाफ वेल ट्रेन चाहिए, आप उसके कॉम्पेंसेशन पे ध्यान देने लगेंगे, आप उसकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाने लगेंगे। पहले क्या होता है, जो एक फ्लैट में मान लो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है या छोटी है, वो सिर्फ मार्केट में अपने आप को स्थापित करना, यानी जस्ट strive hard to establish themselves in the market। तो वैसे केस में जो पॉलिसीज वगैरह होती है ना, वो जनरली अनरिटन फॉर्म में होती है, they are in unwritten form, the procedures are not that strict, okay? But running organization, gradually what happens that the policies and procedures, they start establishing themselves, okay? They start coming in the written form, okay? ये एचआरपी हुआ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो ग्रोथ जिसका हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस है, ये सब जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन था, एचआरपी में वो एचआरपी क्यों, एज देयर बिजनेस स्ट्रेटजी वो 3 तरीके का काम कर सकती हैं, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है? मॉडर्नाइजेशन माने न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है? न्यू टेक्नोलॉजी लाना सबके बस की बात नहीं होती है, टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है, बहुत पैसा लगता है उसमें। So only an organization which is very established can think about automation, can think about bringing new technologies, okay? आज भी बहुत सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स का काम मैनुअल ही होता है, सिर्फ कंप्यूटर से, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास फुल फ्लेजेड सॉफ्टवेयर है काम करने के लिए। ऑलराइट, पेरोल, जो तुम लोग को पेरोल पढ़ाए थे, पेरोल में छोटी ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी मॉड्यूल लेती हैं कि भाई हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऐड कर दिए, ठीक है, तो इसका पैसा बढ़ गया, हम उसके साथ अप्रेजल भी ऐड कर दिए तो उसका पैसा बढ़ गया और बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी ऐड करना। जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो एचआरपी में कैसे चेंज आएगा? जब न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, एचआरपी the general direction to which the technology leads us to is job reduction, right? If we have more machines, we have a general view that we can cut down on the manual work. So what to do? Those workers, where to put those workers? They can be retrained and redeployed, right? क्या ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास में बता चुके हैं, रीडिप्लॉयमेंट एक एचआरपी आया ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है? मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा? कंपनी और बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, फैलाना चाहती है, वो अभी डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रही, बस अपना जो करंट एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको फैला रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूरोप। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जैसे टाटा का एग्जांपल, तो टाटा जो है मोटर्स अगर बना रही है तो वो कार्स भी बनाना चाहती है, तो ये उसका एक्सपेंशन भी हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। और अगर वो बिजनेस के रूप में जाती है तो वो डाइवर्सिफिकेशन, तो वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा। आईटीसी पहले सिर्फ सिगरेट बनाती थी, मालूम है आपको, टबैको की। बाद में जब गवर्नमेंट की चीजें रेगुलेट होने लगी तो आईटीसी को ये समझ में आने लगा
कि अगर हम सिर्फ इस बिजनेस पे रिलाई करेंगे तो हमारा बिजनेस ठप्प से कभी भी सरकार का कोई रेगुलेशन आ सकता है और उस पर गाज गिर सकती है। ऐसी कंपनीज में तो हो सकता है, ठीक है। अब आपको एफएमसीजी में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जिसमें आईटीसी नहीं है। चले जाओ मार्ट में उठा लो, 10 में से 5 सामान तुमको आईटीसी का मिल जाए, राइट। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन में भी है, रिलायंस फुटप्रिंट्स में है, रिलायंस डिजिटल में है, रिलायंस अपैरल्स में है, ओके, ठीक है। ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन। व्हेन यू आर डाइवर्सिफाइंग, जब ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाई करती है, क्या उसको अलग स्किल सेट की जरूरत नहीं होती है? जब रिलायंस ने ये सोचा होगा कि उसको फुटप्रिंट्स में एक्सपैंड करना है, इतना बड़ा रिलायंस का फुटप्रिंट का चेन है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके लिए उसने कितने लोगों को हायर किया होगा। रिक्रूटमेंट इफेक्ट हुआ, सिलेक्शन इफेक्ट हुआ। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इतना आसानी से हम लोग डिस्कस कर लिए, उसमें कितना स्किल्स का प्लानिंग हुआ होगा। मैनेजर चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, किस लेवल का चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, कितने साल काम किया होना चाहिए, किस प्रोजेक्ट को हैंडल किया हुआ होना चाहिए। समझ में आया? जब डाइवर्सिफाई किए, यू नीड डाइवर्स स्किल्स फॉर व्हिच यू नीड टू प्लान डिफरेंटली इन एचआरपी, करेक्ट। अब आओ एक्सपेंशन की बात। एक्सपेंशन माने सेम बिजनेस को एक्सपैंड करना। आज तुम्हारा बिजनेस दिल्ली में है, जैसे आम आदमी पार्टी पहले से दिल्ली में लड़ी, उसके बाद हाँ फिर एक्सपैंड कर रही है वो, अब उसका टारगेट है स्टेट नेशनल पार्टी बनना। दिस इज एक्सपेंशन। क्या आप सेम चीज को अगर बड़ा, यू जस्ट मैग्नीफाइंग इट, देन दैट इज एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन करोगे तो एचआरपी इंपैक्ट होगी। यू नीड मोर नंबर ऑफ पीपल विद पर्टिकुलर स्किल सेट to expand, more adept, more skilled people. Understood? अब समझ में आया कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से एचआरपी कैसे इफेक्ट होती है। देखो, जब हम लोग रनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात किए, या जो बडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी चल रही है या थोड़ा सा मार्केट पकड़ी है, उस ऑर्गेनाइजेशन में तुमको रिट्रेंचमेंट नहीं दिखेगा, रिट्रेंचमेंट की एक्टिविटी नहीं मिलेगी, उसमें तुमको ले ऑफ नहीं दिखेगा, उसमें तुमको रिटायरमेंट नहीं दिखेगा। रिटायरमेंट की एक्टिविटी भी तो बहुत बड़ी एक्टिविटी है ना। लेकिन जब तुम मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आ गई? रीडिप्लॉयमेंट आ गया, ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव रूप से होगी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बहुत ज्यादा वाइड होगा, रीडिप्लॉयमेंट वी हैव डिस्कस्ड, देन रिटायरमेंट प्रोग्राम, रिट्रेंचमेंट प्रोग्राम, ले ऑफ, ये सारी चीजें हमको ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के एचआरपी में डिफरेंस देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से एक्सपेंशन इज एक्सपैंडिंग, यानी कि जो चीज तुम कर रहे हो उसी को बड़ा करना। जैसे रिलायंस अगर कम्युनिकेशन में है तो उसको ही और एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन रिलायंस अगर कपड़े का बिजनेस, जैसे विमल उसी का था, वो मार्केट नहीं पकड़ा इसलिए उसने रेडीमेड रिलायंस ट्रेंड लॉन्च किया, ठीक है, और ट्रेंड बहुत बढ़िया चल रहा है। तो वो डाइवर्सिफाई हो गया, डाइवर्स करना, अलग अलग। जैसे यू पीपल कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, है ना, किसी का इंटर में आर्ट्स होगा, किसी का साइंस होगा, ठीक है। अब समझ में आया आप लोगों को कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से एचआरपी कैसे इंपैक्ट होती है? प्रोविजन भी आएगा, यंग पीपल आएंगे रनिंग में, क्योंकि वहां पर फ्रेश लोग काम कर रहे हैं। और जब मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करेंगे, वहाँ मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन, ये तीनों एक्टिविटीज होंगी, और उनसे रिलेट करते हुए एचआरपी का एक्टिविटीज चेंज हो जाएगा। जैसे आईटीएसएफसीजी में भी, आईटी में भी तो एक्सपेंशन हो गया, नहीं, वो डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, देन यू हैव स्ट्रैटेजी। देखो, इतना तुमको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है। किसी भी टॉपिक को बस शैलो तरीके से समझ लोगे तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी ना, इसीलिए आप उसका हाफ भी, जैसे फैक्टर्स आप लिख दीजिए, दो दो लाइन एग्जाम में लिख देना, दैट विल बी एनफ। रिलेटेड टू दिस इज टाइप एंड स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रेटजी होता है। फॉर एग्जांपल,
certain organizations are reactive in nature and certain organizations are proactive in nature. Proactive माने predict the future, you're working beforehand. जैसे तुम बहुत लेट लतीफ हो तो हम बोलेंगे यार you should be a little proactive, है ना? Proactive का मतलब कि आप ये समझें, आप लोग ये समझें कि ऑर्गेनाइजेशन में कि कुछ चेंज आने वाला है बाहर से, उस चेंज को हम एनकाउंटर, उस चीज का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए क्या हम प्लान्स प्रोएक्टिवली बनाते हैं? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव प्लानिंग करती है? यानी हम स्टील के बिजनेस में हैं, हम ये समझ रहे हैं कि इस साल के बजट में कुछ चेंज आने वाला है, स्टील बिजनेस को वो इम्पैक्ट करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सब्सिडी बढ़ेगी या घटेगी, हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होगा. Am I planning proactively? This is also the kind of strategy that that organization has. It depends upon that. Okay, HRP उसके हिसाब से change होगी. And on the contrary, there are organizations which are reactive in nature. माने हो जाने दो जो होना है इवेंट, उसके बाद हम देखेंगे कि suitable measures क्या है. ठीक है? इतना समझ में आया सबको? पहला पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग. हाँ, तो ये पहला पॉइंट के जैसा ही है. ऑर्गेनाइजेशन अपने ग्रोथ के किस स्टेज पे है उस हिसाब से एचआरपी चेंज होगी. जैसे रिलायंस भी कभी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुई होगी ना, तो उस समय उसका एचआरपी अलग होगा, रनिंग पीरियड में अलग होगा, ग्रोथ में अलग होगा, मैच्योरिटी पीरियड में अलग होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. Environmental uncertainties. Environmental uncertainties वाला पॉइंट तो तुम लोग भी एक्सप्लेन कर सकते हो. लास्ट बेंच ऊपर तो लास्ट बेंच कॉर्नर प्लीज स्टैंड अप. Environmental uncertainties माने environmental uncertainties मतलब माहौल वैसा ना हो जैसा सोचा हो. ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैनेजमेंट के स्टूडेंट के जैसा बताओ. बोल ठीक रहे हो. जैसे आपने कोई काम सोच के कि आप वैसा ना हुआ वो जो आपने सोचा, या फिर शायद सोच ही नहीं पाए कि कैसा हो सकता है. जैसे पैंडेमिक के बारे में तो कोई नहीं सोचा था. जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी ले आया, ठीक है, अब जीएसटी आ गया, कुछ बिजनेस पर्संस को इससे फायदा हुआ, लेकिन जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज वाले थे जिनको की जीएसटी से प्रॉब्लम हुआ. डिमोनेटाइजेशन ये गवर्नमेंट की मर्जी पे था. मॉनेटरी पॉलिसी में जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाले लोग थे उनको बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उनका मेजर ट्रांजैक्शन कैश में होता था. करेक्ट, ये एनवायरमेंटल पॉलिसी है. पैंडेमिक पूरा आईटी वर्क फ्रॉम होम हो गया. ये अलग बात है कि इट मेड प्रॉफिट लीप्स एंड बाउंड्स, लेकिन स्टिल had it not been for pandemic, IT companies would not have gone for such a big experiment on this mass level ever. Okay, और क्या, और चीजें जो बाहर की चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सब गवर्नमेंट रेगुलेशन में आ गया. एनवायरमेंट यूक्रेन रशिया वॉर ये एक्सटर्नल है. श्रीलंकन क्राइसिस, बहुत सारा कुछ इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है श्रीलंका में. सेम नहीं, वो एनवायरमेंटल में कैसे आएगा? एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा. वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगाया जाएगा. ये चीजें अनसर्टेन है. इसके अलावा हम लोग अगर अपने इसके अलावा और डिस्कस कीजिए. एनवायरमेंटल उत्तराखंड जो स्टेट है ये अपना मेजर रेवेन्यू किससे डेवलप करती है? टूरिज्म से डेवलप करती है. पूरे बंगाल में टूरिज्म सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? दार्जिलिंग. ओके, उसकी वजह से टूरिज्म उत्तराखंड पूरा टूरिज्म से डेवलप करती है. जो त्रासदी हुई थी उत्तराखंड में क्या ये प्रेडिक्टेड था? उसके बाद सालों तक वो
वो पीक नहीं पकड़ पाया टूरिज्म, जो जिस स्पीड में वो चलता था, रिसरेक्ट करने में बहुत टाइम लग गया, बिजनेस इम्पैक्ट हुआ। जिसका जिसका टूरिज्म का बिजनेस एकदम फुल फ्लेजेड चल रहा हो उसके बारे में सोचो, छोटे छोटे कारोबारियों के बारे में सोचो जो ऐसे ही लगा के रखते हैं और एक दिन में 5,000 कमाते हैं जब टूरिज्म पीक पे होता है। Yes, but we are talking, ठीक है, तुम्हारा एग्जाम्पल सही है, हम भी वही बात कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो 2013 में हुआ था, ओके, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर है ना, ओके। Why we are discussing these external factors in HRP is that, why we are discussing this in HRP is that HR managers, they hardly get to work in a certain environment. Okay, there's nothing certain about business. And even if it is going in some certainty, you can always expect a kind of uncertainty in the market. कोविड के समय में कितना रिट्रेंचमेंट हुआ ना, एचआरपी चेंज हुई ना, यस मैम, कितना ले ऑफ हुआ, एचआरपी चेंज हुई। काइंड ऑफ स्किल्स, आईटी वाले लोगों का डिमांड बढ़ गया, क्यों, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, छोटे छोटे बच्चे जूम ऐप चला रहे हैं, या फिर फॉर दैट मैटर हैड इट नॉट बीन फॉर पैंडेमिक पीपल वुड नॉट हैव डिजिटलाइज्ड टू दिस लेवल, राइट। ऋतिक, तुम बराबर बात कर रहे हो क्लास में, तुम जो भी कर रहे हो स्टफ कर रहे हो ना, you want to discuss something, discuss it with class, whole class, okay। So in that case what happens is that HR managers also need to keep themselves aware of the kind of changes that are there in the market, that are being caused in the market, okay। So uncertain चीजें भी HRP को डिस्टर्ब करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम होराइजन। टाइम होराइजन का मतलब होता है, यू प्लानिंग जब पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ये पढ़े होंगे, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, ये पढ़े थे, स्टैंडिंग प्लान, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, टैक्टिकल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो नेचर ऑफ वर्क की वजह से प्लानिंग उनकी डिपेंड करती है कि क्या टेन्योर होना चाहिए। जैसे अगर आप एकेडमिक्स की बात करें, ठीक है, एकेडमिक्स की अगर बात करो, जैसे आप तुम अपनी यूनिवर्सिटी को देखो, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ अगर सिलेबस में कोई चेंज आता है ना, सिलेबस में अगर कोई चेंज किया जाता है तो प्रॉपर उसके लिए ऐसे नहीं कि रातों रात मन आया चेंज करके, उसके लिए कमेटी बैठती है, सजेशंस होता है, अप्रूवल होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का डेट होता है, and then it is going to remain there for a very long time. Got it? In short, what I'm trying to say is that कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ फील्ड्स में डायनामिज्म इतना ज्यादा नहीं होता है, तो वहां प्लानिंग आप लंबे समय तक कर सकते हैं, लंबे समय के लिए कर सकते हैं, जैसे एकेडमिक्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ फील्ड ऑफ वर्क इतना डायनामिक है कि वहां का प्लान बहुत लंबे समय तक तुम उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जैसे कि आईटी। 5 साल बाद तक तो प्लानिंग कर सकते हो क्या? इट इज चेंजिंग एवरी, हर समर में, विंटर में तुम देखोगे कि एक नए टेक्नोलॉजी के साथ टीवी आ गया, फ्रिज आ गया, वॉशिंग मशीन आ गई। Somebody is working on the technology so fast that it is bringing those products in market equally faster. This is known as time horizon. यानी जो बहुत डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके लिए आप बहुत लंबे समय का प्लानिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट, टाइम एंड क्वालिटी ऑफ फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन। आप लोगों को बताए थे, वैसे अभी एचआरपी प्रोसेस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन प्रोसेस जब एचआरपी यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, ये इस बात पे भी डिपेंड, ये फोकस
डिमांड फोरकास्ट करते हैं. फोरकास्ट माने प्रिडिक्ट करना. प्रिडिक्ट और फोरकास्ट. तो फोरकास्ट कर रहे हो तो किसी बेसिस पे कर रहे होगे ना. कुछ असम्पशन होगा तुम्हारा, कोई डेटा होगा पास्ट का, उस पास्ट डेटा के बेसिस पे तुम दोनों खड़े हो जाओ. तो बीच में खड़े जाओ, खड़े खड़े. बार बार मना करने, क्या बात करना जरूरी हो जाता है क्लास में. ये गलत बात है. तुम लोग बेसिकली एकदम ओवरऑल बीबीए थर्ड सेमेस्टर इज अ गुड बैच. लेकिन इस तरीके का काम करके don't spoil those people who really want to study. So now, you forecast on the basis of certain information. Okay? You forecast on the basis of some data. जो output है, that is as good as your data. That's it. आप जितना अच्छा information देंगे, उतना अच्छा ही तो output आएगा. यानी तुम जितना जिस लेवल का, जिस एक्यूरेसी का इंफॉर्मेशन डालोगे, उतना ही तो तुमको आउटपुट मिलेगा. उतना ही एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन तुम कर सकते हो फोरकास्टिंग के बारे में. तो योर फोरकास्ट इज as good as the information as put in the HRP. Next. ये चलो जॉब बीइंग फिल्ड. ऑब्वियसली किसी सुपरवाइजर को अगर हमको लेना है तो उसके लिए एचआरपी का प्रोसेस सिंपल होगा. अगर हमको किसी जनरल मैनेजर को लेना है तो उसके लिए जो एचआरपी का प्रोसेस होगा वो डिफरेंट होगा. उसका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन अलग होगा, उसका इंटरव्यू अलग तरीके से होगा, उसकी स्किल्स रिक्वायर्ड अलग होगी, उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अलग होगा. तो एचआरपी का सारा प्रोसेस एज पर जॉब. नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग. देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, क्योंकि एचआरपी, क्योंकि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ना सिर्फ एक महंगा प्रोसेस है, बल्कि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग भी लगता है, स्ट्रैटेजी भी लगती है. एंड a major part of the HR department of your organization's effort will go into planning for the organization recruitment and selection in case you're doing it yourself. So there are organizations that outsource this work. वो किसी और को, कंसल्टेंसी या किसी और को वो ये काम दे देती है, and then they recruit and select it for the organization. तो उसमें एचआरपी का प्रोसेस थोड़ा कम. They pay to the consultancy. ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे देना होता है ना, तो वो सीधा कंसल्टेंसी को बोलती हैं कि हमको ये स्किल चाहिए. तो उस केस में क्या होता है, कंसल्टेंसी के पास तुम लोगों का सीवी रहता है, जहां उसको ये लगता है कि तुम्हारा स्किल सेट मैच कर रहा है उसके जॉब रिक्वायरमेंट से, वैसे ही वो तुमको शॉर्टलिस्ट करके वहां इंटरव्यू के लिए भेजती है. अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो कुछ जगह पे, अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो तुम फिर कंसल्टेंसी से ही तुमको पैसा मिलेगा. वो ऑर्गेनाइजेशन का लफड़ा नहीं है तुमको रखना. तुम्हारे से रिलेटेड जो भी इशू है वो कंसल्टेंसी देखेगा, तुम सिर्फ उसके लिए काम करोगे. पैसा या कोई प्रॉब्लम अगर तुमको हुई तो तुम्हारा वो जो मैनपावर कंसल्टेंसी है उससे तुम डील करो. तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ये सब लफड़े से बच जाता है. ठीक है. पटना में भी ऐसी बहुत सारी कंसल्टेंसीज है, मैनपावर की कंसल्टेंसी. बहुत जगह जहाँ मजदूरों को भेजा जाता है वो मैनपावर की कंसल्टेंसी से जाते हैं. उनका पैसा उनका मालिक कंसल्टेंसी वाला देता है ना. आए दिन ब्रिज और ये वो बनता रहता है तो वहाँ में मजदूरों की जरूरत पड़ती है ना, तो दे आर फ्रॉम दोस मैनपावर कंसल्टेंसी. इतना समझ में आ गया? ये समझ में आया कि एचआरपी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे. अगली क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंस करेंगे और प्रोसेस करेंगे. ओके.
जाके पूछो रिसीव नहीं Roll number 1, roll number 2, roll number 3, roll number 3, 4, 5, 6, 7, 7 Nandini, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 45, 46 both present. 47, 48, present ma'am 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, Ridhima, 80, 81, 82, 83, 84. Harsh. पैसा नहीं समझा बात करेंगे पैसा नहीं Segment is coming out.